नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। 2022 के बाद 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक बयान जो है फिर से जो है माहौल गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जो है बनारस से एक मामला सामने आता है कि बीच गंगा में कुछ युवक जो हैं इफ्तार पार्टी करते हैं और मांस के टुकड़े को जो है बीच नदी में फेंक देते हैं। इससे एक समुदाय का जो है आस्था जो है चोटिल हो जाता है। इसको लेके एक पूरा जो है विवाद खड़ा हो गया है। ये मामला तो आपने सुना ही होगा, जिसके बाद से जो है धार्मिक जो है आस्था को ठेस पहुंचती है, जिसके बाद से जो है तमाम जो है राजनीतिक बयान भी सामने आते हैं। सबसे पहले कैसे देखते हैं जब इस तरह की घटना जो है घटित होती है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना यदि कोई करता है तो उसकी मंशा फिर जो है वो इफ्तार करने की नहीं है। फिर वो वहाँ पर इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करने ही गया था। ये इन तथाकथित सेक्युलर दलों के प्रोत्साहन पर लोग काम करते हैं, अखिलेश यादव और इस तरह के लोगों से, कि जो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते वोट बैंक को बहकाने का, अपने वोट बैंक को जो है दिखाने का कि साहब देखो इसमें तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। उनको जो है दूसरे वर्ग की के साथ हो रही नाइंसाफी नहीं दिखाई देती। ऐसी कौन सी आफत, ऐसी कौन सी मुसीबत थी कि उनको जाकर के वहीं पर ही इफ्तार करना था कि जहां पर जो है वो किसी एक वर्ग की, किसी एक धर्म की आस्था को ठेस पहुंचे। खाली आपकी आस्था है, खाली आपकी आस्था का ख्याल रखा जाएगा, खाली आपके लिए जो है वो धार्मिक आजादी है, अन्य के लिए नहीं है, हिंदू के लिए नहीं है। ऐसी जगह पर आपको जाकर के करने की क्या जरूरत थी कि जहां पर जो है वो किसी दूसरे की आस्था को परेशानी हो, को तकलीफ पहुंचे, किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचे, किसी को परेशानी हो। आप ऐसी परिस्थिति बना करके गए ही इसीलिए थे क्योंकि आप चाहते थे कि ये सिचुएशन क्रिएट हो। इफ्तार करने के लिए क्या मस्जिदों की कमी है? इफ्तार करने के लिए क्या आपके घर नहीं है? इफ्तार के अगर आपको कहीं आयोजन करना है तो आप सार्वजनिक जगह पर भी चलो करो, कोई बात नहीं, अनुमति लो, सरकारी प्रशासन की अनुमति लो, सार्वजनिक जगहों पर भी करो, होती है। लेकिन किसी ऐसी जगह पर ही क्यों करना कि जहां पर किसी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचे, जहां पर किसी दूसरे धर्म की आस्था पर जो है वो कोई मसला है, कोई दूसरे की जो है वो दिल को तकलीफ पहुंचे, ऐसी जगह पे क्यों करना? अच्छा, फिर इसी सिचुएशन को वाइस वर्सा कर लीजिए, इसी सिचुएशन को उल्टा कर लीजिए। यही काम अगर आप ही किसी धार्मिक स्थल पे किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे वर्ग ने किया होता तो आप क्या करते? फिर अखिलेश यादव का क्या बयान होता? फिर इन तथाकथित सेक्युलर दलों का क्या बयान होता? इनके दिमागों में, इनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ एक बात रही है कि किसी तरह से वोट बैंक का तुष्टीकरण करो, वोट बैंक को साध लो, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहते। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और मुसलमानों के द्वारा ही, मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा ही दो पक्ष सामने आ रहा है। एक वो लोग जो कह रहे हैं कि इबादत करने की जगह जो है इफ्तार करने की जगह क्या कहते हैं मस्जिद है। इफ्तार जो है, मैं बताऊं, इफ्तार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक इबादत है, एक बहुत जरूरी इबादत है। हर रोजेदार के लिए इफ्तार का बहुत महत्व है। आपकी इबादत आपके लिए सवाब का काम है, आपके लिए जो है वो आपकी नेकी गिनी जाएगी, आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपकी इबादत किसी दूसरे के लिए तकलीफ का सबब बन रही है तो याद रहे कि फिर वो आपकी इबादत भी खराब है। फिर आपको वो इबादत करने की पूरी पूरी आज़ादी है। ये हमारा देश जो है वो सेक्युलर मुल्क है, हमारे देश में सबको हर तरह की आज़ादी है। लेकिन आपकी आज़ादी वहां पर खत्म हो जाती है जहां पर किसी दूसरे की आस्था की सरहद शुरू होती है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद ओवैसी जी कह रहे हैं कि उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो मुस्लिम। नहीं, उनका गुनाह सिर्फ मुस्लिम होना नहीं है, उनका गुनाह है, मुस्लिम होना कोई गुनाह की बात नहीं है। गुनाह ये था कि वो जा करके वहां पर मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे। उनका गुनाह ये था कि वो जाकर के वहां पर इफ्तार को बदनाम कर रहे थे। उनका गुनाह ये था कि वो जाकर के वहां पर जो है वो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते थे। उनका गुनाह ये था कि वो ये गुनाह जानबूझ के कर रहे थे, छुप के नहीं कर रहे थे। उद्देश्य पूर्वक किया गया कार्य। बिल्कुल उद्देश्य पूर्वक किया गया कार्य था। उद्देश्य पूर्वक नहीं किया गया कार्य था तो वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इसके बाद जो है अखिलेश यादव जी का भी बयान आपने सुना ही होगा। अखिलेश यादव, मैं ये तो कहूँ ना, मैंने अभी एक बात कही कि अखिलेश यादव जी का बयान सिर्फ और सिर्फ इसी तरह का आएगा कि उनको किसी भी तरह से वोट बैंक का तुष्टीकरण करना है। उनको बस इस बात को देखना है कि साहब हमारे साथ एक वर्ग का वोट तो है, एक धर्म का वोट और हो जाए, किसी तरह से हमें सत्ता में आना है, सरकार बनानी है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी आस्था पामाल हो रही है, किसकी आस्था जो है वो चोटिल हो रही है, किस वर्ग को नुकसान हो रहा है, देश के सौहार्द को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ उनका वोट बैंक बचा रहे, वोट बैंक की उनकी राजनीति होती रहे। तो इफ्तार को लेकर के ये इतना अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, इफ्तार के अलावा मुसलमान के लिए इन्होंने किया क्या है? इफ्तार की पकौड़ी खिलाने के अलावा मुसलमान के लिए इन्होंने किया क्या है? मुसलमान को बहकाने के अलावा, मुसलमान को इफ्तार में जो है वो घुमाने के अलावा इन्होंने किया क्या है? इनका एक सूत्र कार्यक्रम है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाओ, मुसलमानों का वोट हासिल करो। आज जो पीडीए पीडीए का ढोल बजाते घूम रहे हैं, पीडीए पीडीए का जो बाजा बजाते घूम रहे हैं, वो क्या है? वो केवल और केवल वोट बैंक का तुष्टीकरण ही तो है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है। क्या अखिलेश यादव आज से पहले कभी सत्ता में नहीं आए थे? क्या समाजवादी पार्टी आज से पहले कभी सत्ता में नहीं आई थी?
पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का कितना विकास किया जरा बताएं, एक काम गिनाएं कितना किया है। एक काम बता दीजिए कि जो अखिलेश यादव मुझसे, एक काम कोई समाजवादी पार्टी का आदमी बता दे कि अखिलेश यादव ने ये मुसलमानों के लिए किया है, मुसलमानों के हित के लिए किया है, मुसलमानों को जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए किया है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाया और इसी तरह के बयान दे करके। क्या बयान आप छिचोरे बने का दे रहे हो कि पुलिस की हथेली गर्म कर देते। ये वो पुलिस नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की पुलिस है, ये अखिलेश यादव की सरकार वाली पुलिस नहीं है। क्या लगता है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं किसके कार्यकाल में ज्यादा सुरक्षित है, कौन सी पार्टी के कार्यकाल में ज्यादा सुरक्षित? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती, हमारे कहने से ये बात जो है वो साबित नहीं होगी, आप खुद देखिए आपको पता चल जाएगा। 2017 से लेकर के 2000 आज हम 26 में बैठे हुए हैं, 9 साल से ज्यादा हो गया योगी आदित्यनाथ जी को सरकार बनाए हुए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आए हुए। आप मुझे ये बताओ कि 2017 से पहले मुसलमान सुरक्षित थे या अब सुरक्षित है? 2017 से पहले मुसलमान दंगों में झोंके जाते थे या अब झोंके जाते हैं? मुजफ्फरनगर दंगा जो है वो 2017 से पहले हुआ था या उसके बाद कोई दंगा हुआ हो तो बताओ। क्या हालत थे मुसलमानों के, क्या स्थिति थी मुसलमानों की? खुद को मुसलमानों का रहबर कहने वाले अखिलेश यादव, खुद को मुसलमानों का नेता बताने वाले अखिलेश यादव, ईद के दिन ईदगाह में जाकर के ऐसे जोर जोर से मुसलमानों को हाथ हिला करके दिखाने वाले अखिलेश यादव मुसलमानों की मुसीबत में मुसलमानों के साथ नहीं खड़े होते। पश्चिम बंगाल के एक मौलाना साहब हैं, कुछ समय पहले उनका बयान आया था कि यूपी में जो है मुसलमानों का शोषण होता है, यूपी से वो वेस्ट बंगाल आ जाए। हाँ, वो मैंने सुना था, वो कोई जर्जिस करके मौलाना था, उनका मैंने बयान सुना था। तो मैंने तो उनसे कहा था, हमने कहा था आप जरा यूपी आइए और आकर के देख लीजिए कि यहाँ पर जो है वो मुसलमान सुरक्षित है या नहीं है। यहाँ पर जो असुरक्षित है वो है दंगाई, जो दंगा कराने वाले मुसलमान है ना, वो यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है। यहाँ पर वो एक मौलाना एक है बरेली के, उन्होंने दंगा कराने का प्रयास किया था, योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा अच्छा इलाज किया। योगी आदित्यनाथ जी जो है वो डॉक्टर है कि जिनके पास दंगाइयों का सबसे बेहतरीन इलाज है। अब तो अन्य प्रदेश की सरकारें सीख रही हैं उनसे, योगी आदित्यनाथ से, कि किस तरह से दंगाइयों का इलाज किया जाता है। तो उनको, जिनको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वो एक बार आकर के मुसलमानों की स्थिति देख करके जाएं। ममता को खुश करने के काम ना करिए, टीएमसी को खुश करने के काम ना करिए। मुसलमानों की असल स्थिति जानना चाहते हो, मुसलमानों को असल वो देखना चाहते हो, तो आकर के देखो कि उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित राज्य मुसलमानों के लिए और भारत सबसे सुरक्षित देश मुसलमानों के लिए। आज पूरे विश्व में क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, लेकिन आज पूरे विश्व में जहां पर जो है वो एक वो बचाव वो हुआ है, पूरा ईद और रमजान सब, और जो है वो युद्ध में चला गया, वो भारत ऐसा है कि जहां पर जो है आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि साहब उन्होंने जाकर के वहां पे इफ्तार पार्टी कर ली, उन्होंने जाकर के आप यहाँ पर ये कर लिया। इतनी आज़ादी, इतना खुला माहौल जिस देश में, इतनी सुरक्षा जिस देश में मिल रही है, आपको मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान अगर कहीं का है तो वो भारत का है। कहीं ना कहीं दो विचारधाराएं पनप रही हैं, एक वो मुसलमान जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, दूसरे ऐसे भी बयान आते हैं समुदाय के द्वारा जो कहीं ना कहीं दंगा फैलाने वाले जो है ऐसे बयान सामने आ जाते हैं। हैदराबाद से बयान आता है, योगी तुम तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। तो योगी तो तैयार बैठे हैं, वो आ कहाँ रहे हैं? योगी तो कब से तैयार बैठे हैं कि तुम यूपी आ जाओ, वो आ ही नहीं रहे। एक दफा उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर एक बार उन्होंने कहा था कि साहब ऐसा है कि वो क्या नाम है, यूपी तैयार रहे, हम आ रहे हैं, लेकिन आते नहीं है। वो कहते हैं लेकिन आते नहीं है। 15 मिनट के लिए पुलिस भी हटा ली थी, तब भी नहीं आए। कई बार उन्होंने कहा लेकिन आते नहीं। तो हैदराबाद वाले जो कहते हैं वो करते नहीं है, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिला दिया। अभी जो है एक स्कॉलर है, मुस्लिम स्कॉलर, उनका बयान आता है कि संभल से लेके पूरे यूपी में जो है सड़कों पे नमाज पढ़े जाएंगे, योगी में हिम्मत है तो वो रोक के दिखा दे, या फिर प्रशासन में हिम्मत है तो रोक के। देखिए, ये इस तरह के लोग जो है वो मुसलमानों को बहकाने का काम करते हैं, मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मुसलमानों को उससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज ये कि खुद ही ये मौलाना लोग ही कह रहे थे ना कि 9 लाख संपत्तियां वक्फ की हैं, 9 लाख संपत्तियां जो सरकार ले लेना चाहती। जब वो संपत्तियां हैं तो सड़क पे नमाज क्यों पढ़नी? योगी आदित्यनाथ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह के लोग जो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहते हैं, वो जान लें कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वालों का इलाज जितना अच्छा योगी आदित्यनाथ जी करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ ली क्या मुसलमानों ने? मुसलमान भी जानते हैं इन लोगों को, इनकी असलियतों को। ये सिर्फ अपनी टीआरपी, अपना नाम, अपनी नाक ऊंची करने के लिए मुसलमानों को फंसाने का काम करते हैं, और जब मुसलमान फंस जाते हैं तो ये विदेश भाग जाते हैं।
मुसलमान को दंगों में झोंक करके, लड़ा करके, उनको पिटवा करके, उनको जो मुकदमे लगा करके जेलों में भरवा देंगे, लेकिन इनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होते हैं। तो ये बात मुसलमान अब देख रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, मुसलमान अब सवाल पूछने लगा है। इन तथाकथित झूठे सेक्युलरों से, तथाकथित झूठे धर्मगुरुओं से भी मुसलमान सवाल पूछ रहा है कि तुम उस समय कहाँ होते हो कि जब हमारे घर पे जो है वो चूल्हा न जलने की स्थिति आ जाती है, जब हम जो है वो दंगों में झोंक दिए जाते हैं, जब 20-20 दिन कर्फ्यू लगा होता है और हमारे घर पे भूखे मरने की स्थिति आ जाती है, तब तो तुम अपने घर के अंदर बैठ करके अंडे पराठे खा रहे होते हो, तुम्हारे बच्चे विदेश में सोशल मीडिया से हालचाल ले रहे होते हैं। तो अपने तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़े और एक गरीब मुसलमान का बच्चा जो है जेल में जाए, ये नहीं होगा। दिल्ली में बैठे हुए हैं मौलाना साहब, मौलाना रशीदी जी। वो कहते हैं कि अगर ईरान और भारत के बीच में युद्ध होता है तो भारतीय मुसलमान ईरान के साथ खड़े होंगे। हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि कितनी सच्चाई उनके बात में। उन मौलाना साहब को तत्काल पैक करके ईरान भेज दिया जाए, तत्काल उनको पैक किया जाए, उनको ईरान भेज दिया जाए। मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए पहले मैं एकदम स्पष्ट इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। भारत और ईरान अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त रहेंगे। भारत में हमेशा जिस तरह से भारत इंसानियत पसंद मुल्क है, उसी तरह से ईरान भी इंसानियत पसंद मुल्क है। भारत ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी की शहादत का गम हम हर मुसलमानों के दिल में है और हमेशा रहेगा। भारत इस स्थिति में 140 करोड़ देशवासियों के लिए जो बेहतर कदम है वो उठा रहा है, ठीक है। भारत को जो है वो इस युद्ध, भारत हमेशा युद्ध खत्म करने के पक्ष में रहा है, युद्ध को रोकने के, शांति के पक्ष में रहा है। आज भी भारत वही काम कर रहा है, तो इस तरह के बयान यहां देने की जरूरत नहीं। और मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय मुसलमान पहले भारत के साथ है, भारत जो कहेगा भारतीय मुसलमान उसको मानते हैं। दूसरी बात ये कि आज ये वही भारत है कि जो इतनी आज़ादी आपको अब मिली हुई है कि हम अपने रहबर का गम यहाँ पर खुल के मना पा रहे हैं। हमारे रहबर की शहादत हुई है, हम यहाँ पर खुल के मना, एक भी इस्लामिक मुल्क में नहीं कर पाए, लेकिन हम यहाँ भारत में खुल के कर रहे हैं। तो ये हमारे देश ने हमको आज़ादी दी है, ये हमारे भारत ने हमको आज़ादी दी है, हमारे संविधान ने हमको आज़ादी दी है। तो इस तरह की बातें जो जिन मौलाना को लग रहा है कि किया जा रहा है, ये जो कह रहे हैं कि वो भारत और ईरान के युद्ध में खुदा न खास्ता कभी इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो वो जो है वो भारत की नहीं, वो ईरान के साथ होंगे, तो उन मौलाना साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो है फिर मैं नहीं समझता कि यहाँ रहना चाहिए। कांग्रेस समर्थक भी लगातार जो आरोप लगाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है, अमेरिका से डरा हुआ है, इजराइल से डरा हुआ है, क्या सोचते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री की नीति और प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है, जो प्रधानमंत्री की कूटनीति है, जो प्रधानमंत्री का जिस तरह से उन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में जो है वो काम करके दिखाया है, वो कांग्रेस की सात पुश्तें नहीं कर पाती। अरे भारत के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं है अभी। ये कौन आज जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज खुद को सरेंडर करने वाले, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत में इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किस सरकार ने किया था? भारत में इजराइल की एम्बेसी किसने खुलवाई थी? ये कांग्रेसी क्यों भूल जाते हैं? आज आप कह रहे हो कि जो है वो सरेंडर कर दिया या कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आज ये भारत की ही कूटनीति है, भारत की ही विदेश नीति है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ही नीति है कि आज ईरान भी जो है वो इस बात को ने कहा कि भारत की झंडा लगा हुआ जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? हम पूछ ही ले रहे हैं, प्रधानमंत्री चेहरा है। राहुल गांधी जी काहे का चेहरा है? प्रधानमंत्री चेहरा कांग्रेस की भाई तरफ साहब, से। वो अपनी पार्टी में चेहरा दिखाने लायक नहीं है, वो आप उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे, क्या बात कर रहे उन्हें हैं? युवा नेता भी कहा जाता है। वो बड़ा अच्छा, बड़ी मजेदार की बात, 60 साल का युवा होता है, रिटायर हो जाते हैं इतने में, इस उम्र में 2-4 साल में इनको रिटायर हो जाना चाहिए। ये अपने आप को युवा नेता कह रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी से जो है वो 1 आध साल छोटे हैं मुझे लग रहा है, या बड़े हैं, एक साल बड़े हैं ये राहुल गांधी। तो अपने आप को युवा नेता कहते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री का चेहरा, वो अपनी पार्टी में चेहरा दिखाने काबिल नहीं बचे, वो प्रधानमंत्री का चेहरा। क्या अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या भारत जो है सफल नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ेगा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, वही वाली बात हो जाएगी, हमारी नानी के मूछें होती तो वो नाना होते। हम फिर से उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। आपका बयान मैंने सुना था कि अखिलेश यादव जो है सैफई में लगे रहते हैं, उनके कार्यकाल में जो है सिर्फ दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वे नाच गाना करने में बिजी रहते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने कभी भी उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल नहीं किया। अखिलेश यादव सत्ता, उनको मसला क्या था, उनको जो सरकार भी मिली थी वो विरासत में मिली थी, उनको जो राजनीति मिली थी। देखिए, मुलायम सिंह यादव ने बहुत जमीन से राजनीति करके समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, सरकार बना करके उन्होंने अखिलेश यादव को दे दिया बंटाधार करने के लिए। अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी का भी और सरकार का भी बंटाधार किया, क्योंकि उनका एक सूत्र कार्यक्रम था, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता करनी थी, अपनी चिंता करनी थी, अपनी तिजोरियां भरनी थी, उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं करनी थी। वही यही कारण था कि मुजफ्फरनगर जल रहा था और अखिलेश यादव सैफई में नाच गाने कर रहे थे।
आज मुसलमानों का रहबर खुद को बताने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आजम खान और अखिलेश यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको आप अपने खुद को मुसलमानों का रहबर कहते थकते नहीं हो, यही मुसलमान 2015 में रमजान के महीने में अपनी मांगे लेकर के निकले थे और उनको ऐसी बर्बरता से लाठियों से मारा गया था कि रोजे में अलविदा का जुमा था और एक मुसलमान शहीद हो गया था, मर गया था उसमें। ये मुसलमानों के रहबर थे, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया, दंगाइयों की पार्टी थी, इन्हें दंगाइयों को मजबूत करने का काम किया। तो ये अब उत्तर प्रदेश की जनता ने लॉ एंड ऑर्डर भी देख लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये भी देख लिया है कि बेहतरीन सरकार चला कौन सकता है, वो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ और लेकिन भारतीय अखिलेश यादव जी तो लगातार बात करते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की। अरे अखिलेश यादव जी जो है वो तो बेमतलब बेसिर पैर की बात करते हैं। पीडीए क्या है? पीडी है पीपल डिनाइड अखिलेश, पीपल डिनाइड अखिलेश, पी फॉर पीपल, डी फॉर डिनाइड, ए फॉर अखिलेश। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश को नकार चुकी है। 2017 से लगातार इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, 27 में ऐसा सुपड़ा साफ होगा कि फिर इनको जो है वो मुझे लग रहा है कि खुद ही कांग्रेस ना ज्वाइन करनी पड़ जाए अखिलेश यादव। लेकिन पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, समाज के हित की बात करते हैं, कहते हैं कि हमने युवाओं को नौकरी दिया, पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया। युवाओं को नौकरी, वो कहाँ है युवा जिनको नौकरी दी? मैं कह तो रहा हूं, एक इकलौता एक अखिलेश यादव से जब पूछो कि आपने सरकार में रहते क्या काम किया, तो वो कह देंगे साहब मैंने लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेसवे बनाया था। ये इकलौता काम है जो वो बता पाते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है कि जो अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव बेवकूफ बनाना बंद करें, युवा भी देख रहा है, युवा को गुंडागर्दी में झोंकने का काम किया था, युवाओं के करियर के, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम अखिलेश यादव ने किया था। युवाओं को संवारने का काम अगर कोई कर रहा है तो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार कर। बस एक आखिरी सवाल, 27 में फिर से विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो। अखिलेश यादव क्या इस बार जो है चुनाव में जो है तगड़ा कमबैक नहीं करने वाले हैं? अखिलेश यादव जो है वो कमबैक नहीं, इतना ज्यादा गो बैक होने वाले हैं वो कि उनको आने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि फिर से पूरा राजनीतिक जन्म लेना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये बात ठान चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने लॉ एंड ऑर्डर भी देख लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है विकास भी देख लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बेहतरीन नेतृत्व भी देख लिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता ये निर्णय ले चुकी है कि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से, और फिर से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो गए हैं, 27 में फिर से विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां तैयारी में लगे हुए हैं। खैर 27 विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में फिर से किसकी सरकार बनेगी। तमाम जो अपडेट्स है द न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर, लखनऊ।